तो वहीं कश्मीर में आतंकियों के मददगारों पर बहुत बड़ा एक्शन जारी। आतंकियों के ओवरग्राउंड वर्कर्स यानी कि आतंकवादियों के मददगारों के खिलाफ एनआईए की तरफ से सबसे बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। कश्मीर में एक साथ 32 जगहों पर एनआईए की तरफ से रेड की गई है। आतंकी हमलों में ओजीडब्ल्यू यानी कि ओवरग्राउंड वर्कर्स की भूमिका के बाद यह बड़ी कार्रवाई की जा रही है और ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाइयों में से एक मानी जा रही है। पहलगाम आतंकी हमले समेत कई घटनाओं में शामिल रहे आतंकवादियों के मददगारों को एनआईए ने टारगेट कर एक्शन शुरू कर दिया। 3 अलग अलग तस्वीरें देखिए, शोपियां, सोपोर और कुलगाम की तस्वीरें, जहां पर लगातार कार्रवाई की जा रही है ऐसे लोगों पर जो आतंकवादियों के पनाहगार हैं, मददगार हैं और लगातार आतंकियों को शरण देते हैं। ऐसे लोगों पर भी अब उन्हें आइडेंटिफाई करके एक एक कार्रवाई की जा रही है। आतंक के खिलाफ एनआईए की स्ट्राइक। पीएम मोदी के कश्मीर दौरे के ठीक पहले एक्शन। पांच जिलों में ताबड़तोड़ छापेमारी। ओजीडब्ल्यू के 32 ठिकानों पर एनआईए की रेड। नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने कश्मीर घाटी में आतंकियों के ओवरग्राउंड वर्करों यानी ओजीडब्ल्यू पर अब तक की सबसे बड़ी और टारगेटेड कार्रवाई की है। एनआईए ने एक साथ 32 ठिकानों पर छापेमारी की है। एनआईए की इस कार्रवाई के पीछे एक साल में घाटी में हुई तमाम आतंकी घटनाओं के पीछे ओवरग्राउंड वर्करों की भूमिका का इनपुट है। चाहे पहलगाम हमला हो या फिर उससे पहले छोटी छोटी आतंकी वारदातें, इन सब में इन ओवरग्राउंड वर्करों की भूमिका सामने आई। चाहे वह उनको मदद मुहैया करवाना हो, जानकारी देना हो, हथियार सप्लाई करना हो या फिर किसी और तरीके की मदद, इन सब पर केंद्रीय एजेंसी नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की नजर थी और उसके बाद यह कश्मीर में बड़ी छापेमारी की कार्रवाई की गई। एनआईए का मकसद है आतंकी नेटवर्क की जड़ों तक पहुंचना और उन लोकल सपोर्ट सिस्टम को ध्वस्त करना जो आतंकियों की रीढ़ माने जाते हैं। कश्मीर में सक्रिय ओवरग्राउंड वर्करों पर यह कार्रवाई आने वाले समय में आतंकी घटनाओं पर बड़ी रोकथाम साबित हो सकती है। सुरक्षा एजेंसीज का कहना है कि ये रेड्स उन चेहरों के खिलाफ हैं जो कश्मीर घाटी में पर्दे के पीछे रहकर मिलिटेंसी को जिंदा रखे हुए हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद एनआईए ने आतंकियों के 100 से ज्यादा मददगारों को हिरासत में लिया है। उम्मीद है कि कार्रवाई सफल होती है तो आतंकियों का सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम खत्म हो सकता है और ये एक्शन घाटी में शांति की तरफ एक बड़ा अहम कदम साबित होगा। भारत के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स को जासूसी के लिए इस्तेमाल किए जाने की साजिश का मास्टरमाइंड का नाम अब सामने आ गया। मैडम एन के नाम से जानी जाने वाली नौशाबा शहजाद मसूद पाकिस्तान के लाहौर से अपनी ट्रैवल एजेंसी के जरिए भारत में 500 जासूसों का नेटवर्क तैयार करने में जुटी थी। ये खास रिपोर्ट देखिए। खुल गया आईएसआई की मैडम एन का राज। पाकिस्तान में ट्रैवल एजेंसी के नाम पर चलाया जासूसी नेटवर्क। भारत में 500 जासूसों का नेटवर्क तैयार करने की थी जिम्मेदारी। भारत में हाल ही में पकड़े गए जासूसों की पूछताछ में एक नाम बार बार सामने आया, मैडम एन। ये वही मैडम एन है जिसने पाकिस्तानी सेना और आईएसआई के इशारे पर भारत के यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को अपने जाल में फंसाया। मैडम एन यानी नौशाबा शहजाद मसूद। नौशाबा लाहौर में जियाना ट्रेवल्स एंड टूरिज्म नाम से एक ट्रैवल एजेंसी चलाती, जिसकी आड़ में वो भारत में जासूसों का एक बड़ा नेटवर्क खड़ा करने के काम में लगी थी। नौशाबा का पति एक रिटायर्ड पाकिस्तानी सिविल सर्विस अधिकारी है जिसकी आईएसआई और पाकिस्तानी सेना में गहरी पैठ है। इसी पहचान के चलते नौशाबा आईएसआई के मिशन को पूरा करने में जुट गई। नौशाबा के निशाने पर भारत के हिंदू और सिख तीर्थयात्री थे जिन्हें पाकिस्तान घुमाने के नाम पर जासूसी नेटवर्क में शामिल किया जाता था।
पिछले 6 महीनों में नौशाबा ने करीब 3000 भारतीयों और 1500 विदेशों में रहने वाले भारतीयों को पाकिस्तान में तीर्थ यात्रा के नाम पर सुविधाएं दी। नौशाबा पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्थलों की देखरेख करने वाले इवेक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड (ETPB) के साथ मिलकर सिख और हिंदू तीर्थ यात्रियों को पाकिस्तान घुमाने का काम करती थी। लेकिन इसके पीछे उसकी मंशा थी भारत में ISI के लिए स्लीपर सेल तैयार करना। नौशाबा शहजाद मसूद, जी हाँ, पाकिस्तान के लाहौर में रहने वाली ये वही महिला है जो पेशे से एक ट्रेवल एजेंसी चलाती है, लेकिन इसका असली काम पाकिस्तान ISI और पाकिस्तान आर्मी के लिए काम करना है। नौशाबा भारत में 500 से ज्यादा जासूसों के नेटवर्क को खड़ा करने के काम में जुटी हुई थी, जिसके लिए वो बकायदा पाकिस्तान हाई कमीशन में मौजूद दानिश और कई बड़े अधिकारियों के लगातार संपर्क में भी थी। मैडम एन यानी नौशाबा ने हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा जैसे कई इन्फ्लुएंसर्स को अपने जाल में फंसाया। नौशाबा इन इन्फ्लुएंसर्स को पाकिस्तान घुमाने के बहाने ISI और पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों से मिलवाती थी। ज्योति मल्होत्रा ने कई बार पाकिस्तान की यात्रा की, जहां उसने पाकिस्तान की तारीफ करते हुए कई वीडियो बनाए। लेकिन अब जांच में खुलासा हुआ कि ज्योति नौशाबा के जरिए ISI के संपर्क में थी और संवेदनशील जानकारियां साझा कर रही थी। नौशाबा की दिल्ली में पाकिस्तानी दूतावास के वीजा डिपार्टमेंट में भी गहरी पैठ थी। फर्स्ट सेक्रेटरी वीजा सोहेल कमर और काउंसलर ट्रेड उमर शहरियार के सीधे संपर्क में थी। इतना ही नहीं, ISI अधिकारी दानिश जो दिल्ली में वीजा ऑफिसर के तौर पर काम करता था, वो भी नौशाबा के इशारे पर काम करता था। मौजूदा समय में भारत से पाकिस्तान के लिए पर्यटक वीजा की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन नौशाबा की सिफारिश पर पाकिस्तानी दूतावास विजिटर वीजा जारी कर रहा था। सुरक्षा एजेंसियों की जांच में सामने आया कि नौशाबा ने दिल्ली सहित भारत के कई शहरों में अपने एजेंट नियुक्त किए थे, जो उसकी ट्रेवल एजेंसी का सोशल मीडिया और व्यक्तिगत रूप से प्रचार कर रहे थे। पकड़े गए जासूसों के मोबाइल से नौशाबा का फोन नंबर और 2 बैंक खातों की जानकारी मिली है, जिनके जरिए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किए जा रहे थे। इन खातों की जांच से पता चला कि नौशाबा तीर्थ यात्रियों से भारी रकम वसूलती थी और जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान के प्रचार और नेटवर्क खड़ा करने में होता था। और चलिए बात करेंगे जातिगत जनगणना की, और क्योंकि जातिगत जनगणना की तारीख आखिरकार सामने आ गई है। ये जनगणना 2 चरणों में होगी, जिसका पहला चरण 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होगा, जिसमें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में जनगणना करवाई जाएगी। दूसरे चरण की शुरुआत होगी 1 मार्च 2027 से। आज़ादी के बाद ये पहली बार होगा जब देश में जातियों की गणना जनगणना के साथ होगी। हालांकि कांग्रेस ने जनगणना के समय पर सवाल खड़े किए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। तय हुई जनगणना की तारीखें। भारत में जनगणना यानी पॉपुलेशन सेंसस 2027 का शेड्यूल तय हो गया है। केंद्र सरकार की तरफ से तैयार किए गए शेड्यूल के मुताबिक यह ऐतिहासिक जनगणना 16 जून को अधिसूचना जारी होने के साथ ही शुरू हो जाएगी। खास बात यह है कि इस बार जनगणना के साथ साथ जातियों की जनगणना यानी कास्ट सेंसस भी कराया जाएगा, जिसे लेकर लंबे समय से राजनीतिक और सामाजिक बहस चल रही है। जनगणना की प्रक्रिया 16 जून को अधिसूचना जारी होने के साथ शुरू हो जाएगी। जनगणना का दूसरा और अंतिम चरण फरवरी 2027 से शुरू होकर 1 मार्च 2027 को पूरा हो जाएगा, यानी इसके बाद आंकड़े आने शुरू हो जाएंगे। ये प्रक्रिया पूरे तरीके से डिजिटल होगी। 3 साल में यह प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इससे पहले 5 साल में ये प्रक्रिया पूरी की जाती थी। केंद्र सरकार ने इस बार जनगणना को 2 हिस्सों में बांटने का निर्णय लिया है। पहले चरण में सीधे सीधे लोगों की गिनती की जाएगी। इसमें आयु, लिंग, शिक्षा, रोजगार, आवास आदि का डेटा इकट्ठा किया जाएगा। दूसरे चरण में जातियों की गणना की जाएगी। हालांकि कांग्रेस ने जनगणना के समय पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के मुताबिक जनगणना कराने में सरकार जानबूझकर देरी कर रही है। 2027 में जनगणना होगी, 2 साल में जनगणना के आंकड़े आएंगे। इसका मतलब 2029 में भी महिला आरक्षण नहीं लागू हो पाएगा। मार्च 27 से शुरू कर रहे हैं, 2 साल अभी हैं, तो ये अपने चुनाव के एक इवेंट बनाना चाहते हैं कि चुनाव के अंदर इवेंट की तरह इस्तेमाल करेंगे। जिस मकसद के लिए जनगणना होनी है उस मकसद को हासिल होना चाहिए। जनगणना जल्दी से जल्द हो और उसका प्रारूप क्या होगा ये तय हो जाए। सरकार ने तय किया है कि बर्फीले पहाड़ी इलाकों में पहले जनगणना का काम शुरू होगा। उत्तराखंड, लद्दाख और जम्मू कश्मीर जैसे केंद्र शासित प्रदेशों के बर्फीले क्षेत्रों में जहां मार्च में पहुंचना मुश्किल होता है, वहां जनगणना
1 अक्टूबर 2026 से शुरू हो जाएगी। कोरोना की वजह से 2021 की जनगणना टल गई थी। अब 2027 की जनगणना न सिर्फ डेटा गैप को भरेगी, बल्कि सरकार की योजनाओं के लिए नई बुनियाद रखेगी। तो देश भर में जातीय जनगणना पर जमकर सियासत हो रही है और केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद अब जातीय जनगणना की संभावित तारीखें सामने आ गई हैं। इसके बाद सियासत भी जोर पकड़ने लगी है। ये रिपोर्ट देखिए। छियानवे साल बाद एक बार फिर देश में जातीय जनगणना होने जा रही है और इस पर सियासत जोर पकड़ने लगी है। 1931 के बाद आजाद भारत में पहली बार जातीय जनगणना होने जा रही है, जो इसे अपने आप में ऐतिहासिक तो बनाती ही है, साथ ही बिहार जैसे जातीय राजनीति में जकड़े प्रदेश के चुनाव से पहले इसकी घोषणा इसे और भी खास बना रही है। जानकारी के मुताबिक ये जनगणना 2 चरणों में की जाएगी। पहला चरण 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होगा, जबकि दूसरा चरण मार्च 2027 तक पूरा किया जाएगा। 16 जून को इसे लेकर अधिसूचना जारी हो सकती है। अगले साल होने वाली जनगणना मोदी सरकार की पहली कास्ट सेंसस होगी और इसके साथ ही जातियों की गिनती करने का फैसला कर सरकार ने इसे और ऐतिहासिक बना दिया है। पर मोदी की मंशा पर तेजस्वी यादव ने सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए, इन लोगों की मंशा जो है वो ठीक नहीं है और हम लोगों ने पहले भी कहा है, तो बिहार चुनाव को देखते हुए इन लोगों ने जो है अनाउंस किया है और हम लोगों का एक दबाव था। ये हम लोगों की जीत थी और हम लोगों की पुरानी मांग रही है, तब इनको जो है केवल जो है पास कैबिनेट से करना पड़ा है। तेजस्वी यादव के सवाल का जवाब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने तंज के जरिए दिया। देखिए, जब नहीं हो तब उनको दुख है, जब हो तब उनको दुख है, तो आखिर वो चाहते क्या है? जातीय जनगणना का क्रेडिट लेने पर जेडीयू ने तेजस्वी को उनके पिता के बयान की याद दिलाई। माननीय तेजस्वी यादव, जाति गणना जब आपके पिता राजनीति के तहसीलदार थे, केंद्र में महत्वपूर्ण भूमिका में थे, उस समय तो संपत्ति की गणना हो जाएगी तो खौफ ज्यादा होकर के चारा घोटाला के अभियुक्त बनने के कारण साष्टांग दंडवत थे कि हुजूर जान बचाइए, जाति गणना से मेरा कोई लेना देना नहीं। 96 साल बाद जनगणना में जातीय आंकड़े सामने आएंगे तो देश में सियासत का नया समीकरण भी बनेगा। ऐसे में सवाल यह है कि इस जनगणना से सामाजिक न्याय को मजबूती मिलेगी या सियासत चमकाने की चाबी। पटना से संवाददाता संजय कुमार और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं उधर राहुल गांधी के प्रधानमंत्री मोदी पर दिए गए बयान को लेकर के सियासत तेज हो गई, जिस पर उनकी खूब आलोचना हो रही है। अब उसी बयान पर बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने उन्हें अपनी गाली वाली डिक्शनरी निकालने की चेतावनी दे दी है। ये रिपोर्ट देखिए। टेक्नोलॉजी करने वाले सबको रोड पर ले आते हैं। अरे गाली बकना, उल्टा सीधा बोलना, हमको बोलिए ना 50 गाली राहुल गांधी को बक देंगे। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा को, पर नेता सियासत की सरगर्मी में अक्सर अपना ही आपा खो देते हैं और बवाली बयान दे देते हैं, जैसे कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल। दिलीप जायसवाल राहुल गांधी को भाषा की मर्यादा समझा रहे थे और इसी दौरान उन्होंने कहा कि उनके पास गाली की एक लंबी डिक्शनरी है। बदथेथी करने वाला, थेथरोलॉजी करने वाला नेता नहीं होता है। थेथरोलॉजी करने वाले सबको रोड पर ले आते हैं। अरे गाली बकना, उल्टा सीधा बोलना, हमको बोलिए ना 50 गाली राहुल गांधी को बक देंगे। हमारे गांव में तो और खतरनाक गाली सब लोग बोलता है। मास्टर को भी बोलते थे, पढ़ाने के वक्त तो बोलते थे मत तोरी मैं मास्टर बात के ना पर बैठी है। तो कौन गाली? ये राहुल गांधी को पता नहीं है कि गाली की संस्कृति राजनीति नहीं है।
नरेंद्र मोदी जी उनके पिता के समान हैं और अपने पिता के समान को तुम ताम करना ये भारत का संस्कार नहीं है। राहुल गांधी के समाप्त होने का यही पाप का घड़ा कलयुग में भर रहा है। दिलीप जायसवाल के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया और कहा कि दिलीप जायसवाल ने पार्टी बदलने के साथ ही अपने संस्कार भी बदल लिए हैं। दिलीप जायसवाल जी जिस संस्कार में गए हैं, पहले तो कांग्रेसी थे, फिर उन्होंने अपना संस्कार बदला और जिस संस्कार में गए तो उनसे उम्मीद क्या रख सकते हैं। वो देश के प्रतिपक्ष के नेता को गाली नहीं देंगे तो करे क्या। और जब भी देश का आवाम और नेता जनता के लिए काम करता है तो चुभता है भारतीय जनता पार्टी को। चुनावी लड़ाई अब शब्दों की जंग में तब्दील होती जा रही है, पर जरूरी ये है कि शब्द साधने के दौरान नेता भाषा की मर्यादा का भी ख्याल रखें। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता रवि एस नारायण की रिपोर्ट। तो अयोध्या में भगवान राम के दरबार में भव्य पूजा अर्चना की गई। प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद थे। सिंहासन समेत राम दरबार के मूर्ति की ऊंचाई 7 फीट है। राम दरबार में सिंहासन करीब 3.5 फीट ऊंचा है, जबकि सीताराम का विग्रह 4.5 फीट ऊंचा है। राम दरबार में भगवान श्री राम, माता सीता, उनके बगल में लक्ष्मण और शत्रुघ्न के अलावा राम भक्त हनुमान हैं। भरत भी इसमें दिखाई दे रहे हैं। ये रिपोर्ट भी देखिए। ये अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य और दिव्य दरबार है, जहां विराजे हैं राजा राम और उनका पूरा परिवार। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के प्रथम तल पर स्थापित हुआ है भव्य राम दरबार, और इसकी महिमा सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि स्थापत्य के नजरिए से भी अतुलनीय है। राम दरबार का निर्माण जिस संगमरमर के पत्थर से हुआ है वो न केवल मजबूती में अद्वितीय है, बल्कि उसमें जो चमक और दीप्ति है वो सदियों तक धूमिल नहीं होगी। 40 साल पुराने संगमरमर के पत्थर पर राम दरबार की मूर्ति गढ़ी गई है। इस पत्थर की खासियत यह है कि इसे जितना धोया जाएगा, स्नान कराया जाएगा, उतना ही इसकी चमक बढ़ेगी। सिंहासन समेत राम दरबार के मूर्ति की ऊंचाई कुल 7 फीट है। हनुमान जी और भरत जी की मूर्ति बैठी मुद्रा में है, जिसकी ऊंचाई 2.5 फीट है। लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी की मूर्ति खड़ी मुद्रा में है, उनकी ऊंचाई 3-3 फीट है। अयोध्या में इस भव्य आयोजन में शामिल होने के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे। योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले श्री हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा की और फिर राम दरबार और दूसरे विग्रहों के प्राण प्रतिष्ठा आयोजन के साक्षी बने। और आज उसी की अगली कड़ी श्री राम जन्मभूमि अयोध्या धाम में भव्य राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। मैं इस अवसर पर अयोध्या वासियों को, प्रदेशवासियों को और देश और दुनिया में निवास करने वाले सभी सनातन धर्मावलंबियों को इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं। राम दरबार के अलावा शिवलिंग, श्री गणेश, मां भगवती, मां अन्नपूर्णा, हनुमान जी, भगवान सूर्य, शेषावतार के विग्रहों की भी प्राण प्रतिष्ठा हुई। प्राण प्रतिष्ठा आयोजन के लिए अयोध्या और काशी से 101 वैदिक आचार्य पहुंचे, जिनकी मौजूदगी में मंत्रोच्चार से पूरा मंदिर परिसर वैदिक ऊर्जा से गूंज उठा। और चलिए इसी के